हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बाई केवी। तो आज के इस लेक्चर में हम डील करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को बताया गया है कि डेलिकेट होती है, इलास्टिक होती है और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो यहाँ पर सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि जो उसके अंदर मिनरल्स हैं, आयंस हैं, उनको आदान और प्रदान करना यानी कि एक्सचेंज करना, वो सेलेक्ट करके एक्सचेंज करेगी कि किसको सेलेक्ट करके अंदर आना है और किसको बाहर जाना है, ठीक है ना। ये वाली बात हो गई। तो देखो, अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं इसमें तो देखते हैं कि जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी मानी गई सिंगर और निकोलसन की। सिंगर और निकोलसन ने 1972 यानी कि 1972 में एक थ्योरी दी जिसको कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया। उसको वाइडली एक्सेप्टेड किया गया यानी कि सर्वमान्य तौर पर इसको स्वीकार कर लिया गया कि भाई हाँ ठीक है, ये सबसे बेस्ट थ्योरी है, ठीक है ना। उसके बाद में इसको इन्होंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, वो फॉस्फोलिपिड की बनी होगी और बाई लेयर में अरेंज होगी। कैसे होगी? फॉस्फोलिपिड की बनी होगी और बाई लेयर में अरेंज होगी। देखो, अब हम समझाते हैं इस तरीके से। देखो, इसमें क्या है कि एक फॉस्फोलिपिड की लेयर ये रही और एक फॉस्फोलिपिड की लेयर ये रही, यानी कि दो फॉस्फोलिपिड की लेयर हैं, इसलिए इसको फॉस्फो बाई लेयर बोल दिया। फॉस्फोलिपिड की क्या बोला? बाई लेयर कह दिया इसको। तो देखो, ये क्या है, इसका गोल गोल सा ये हेड है, ठीक है ना। और ये डंडी डंडी से जो निकल रही हैं, इनको क्या बोला हमने? टेल बोला। तो देखो, इसमें भी एक चीज़ है कि जो गोल गोल सा जो हेड है ना, वो क्या है? वो क्या है बेटा? वो हाइड्रोफिलिक है। जैसे ही नाम से क्लियर हो रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मतलब लविंग, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो क्या है? वाटर लविंग है। और जो हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स हेट करने वाला, तो उसको हम कहेंगे जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो क्या होगी? अंदर की तरफ होगी ये, ठीक है ना। और मैं बता दूं आपको कि ये वाला पोर्शन, इधर वाला हेड की साइड में ये वाला पोर्शन, ये सेल के बाहर का होगा, ठीक है ना। और ये वाला पोर्शन ये अंदर की साइड होगा, यानी कि यहाँ पर क्या भरा होगा? साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा। तो ये सेल मेम्ब्रेन को जूम करके देखा है, तब जाके बात बनी है, तब हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाली वो क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। और ये यूँ करके घूमती हुई पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये तो हमने क्या लिया है? छोटा सा स्ट्रक्चर उसको काट के ले लिया है ताकि हमको समझने में आसानी हो जाए। तो देखो, फ्लूइड मोज़ेक वायरस सिंगर निकोलसन ने दिया 1972 के अंदर, ठीक है ना। अगर हम इसको और इसकी बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करें, देखें कि ये किस किस से बनकर बना होता है और कितने अमाउंट में कौन सा चीज़ इसमें प्रेजेंट होती है, तो हमने पहले ही बताया था कि ये फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है। तो सबसे पहले बात करें कि लिपिड कितना परसेंट होगा? 40% होगा। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? फॉस्फोलिपिड होगा। यानी कि लिपिड भी कई तरीके के होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फॉस्फोलिपिड होगा। और उसके बाद प्रोटीन की बात करें, जो प्रोटीन है 58 to 59% होगा, ठीक है ना। अब कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट 1 to 2% होगा। यानी कि ये तो बायोकेमिकल कंपोजिशन हो गया कि भैया किस तरीके से हमारा जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके अंदर ये चीज़ें अरेंज होंगी। 40% लिपिड, 58 to 59% प्रोटीन एंड 1 to 2% बच्चे क्या, हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है ना। तो देखो, अब हम एक एक करके चीज़ें पढ़ते हैं। पहले फॉस्फोलिपिड पढ़ेंगे, उसके बाद में जो है हम प्रोटीन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम जो है इसको फिनिश करेंगे। तो देखो, थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके जो क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर उसका ओवरव्यू में दे देता हूँ आपको। देखिए, ओवरव्यू में हम बात करें, ये हेड है, ये टेल है, यानी कि एक लेयर ये रही हेड एंड टेल की, एक लेयर ये रही हेड एंड टेल की, इसलिए हमने इसको बाई लिपिड की क्या बोला? बाई लेयर बोला, ठीक है ना। इसके अंदर बच्चे क्या होगा, जो हमने बात की थी पहले, जो प्रोटीन की होगी एम्बेडेड होंगी, क्लियर। यानी कि इस पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन एम्बेडेड तो है, यानी कि उसमें धसी हुई है, ठीक है ना। तो ये इसमें धसी हुई है, ठीक है। अब कुछ प्रोटीन जो हैं धसी हुई होंगी, तो वो क्या होंगी? इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। इंटीग्रल मतलब अंदर तक धसी हुई, ठीक है ना। उसी के दूसरे हैंड में हम बात करें तो कुछ प्रोटीन ऊपर ऊपर की सतह पर, यानी कि पूरी में ही इन्वॉल्व नहीं होंगी। देखिए, इसको देखिए, ये वाली ऊपर ही ऊपर रह गई, ये वाली भी ऊपर ऊपर रह गई, तो इसको क्या कहेंगे? पेरीफेरल प्रोटीन। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, पेरीफेरल मतलब बाहर की तरफ ही रह जाती हैं ये, तो अंदर तक धसी हुई नहीं होती, ठीक है ना।
दो तरह की प्रोटीन मैंने आपको बता दी, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। अब जो लिपिड की लेयर होती है उस पर ग्लाइकोलिपिड भी एक ये लेयर बनी हुई होती है, ये दिख रहा है जो आपको ग्रीन कलर में। ऐसे ही ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ये क्या दिखा दिया मैंने आपको, रेड कलर में, ठीक है ना। इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल भी इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट में होता है, ठीक है ना। यहाँ भी देखो क्लियर हो पा रहा है कि जो फैटी एसिड है, जो टेल है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है ना। ये मैंने आपको कंपोनेंट बताए सेल मेम्ब्रेन के। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं फॉस्फोलिपिड को। तो ये क्या है बच्चे, ये सेल कंपोनेंट है। जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, फॉस्फोलिपिड है, किसका, सेल मेम्ब्रेन का। और अगली लाइन में हम देखें तो लिख रहा है कि जो लिपिड्स आर अरेंज इन बाई लेयर। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो फिगर दिखाया था अभी, कि 2 लेयर में अरेंज है, ठीक है ना। अब जो पोलर हेड है वो कहाँ होगा, टुवर्ड्स आउटसाइड, और इनर पार्ट क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, जो अंदर की साइड होगा। देखो इसमें दिखाया मैंने आपको, पोलर हेड है, आउटसाइड है, और अंदर की तरफ क्या है, टेल है इसकी, ठीक है ना। पोलर हेड आउटसाइड है, अंदर के क्या होगा, टेल होगी इसकी, ठीक है ना। ये चीज़ किस चीज़ को डिनोट करती है, ये करती है नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ और आती है कि जो मूवमेंट होता है किसका, प्रोटीन्स का, किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो किसकी वजह से होता है। तो देखिए ये होता है क्वाजी फ्लूइड नेचर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्वाजी फ्लूइड नेचर होगा, तभी जा कर के सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। अब हम देखें इसके अंदर कि जो फ्लूइड नेचर है, यानी कि हमारा जो नेचर है सेल का, जो फ्लूइड वाला था, उसके क्या क्या फंक्शन है, यानी कि वो किस किस चीज़ में हेल्प कर रही है, यानी कि क्या क्या काम है, उससे हमको क्या क्या देखने को सेल के अंदर मिल सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मूवमेंट हो रहा था सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो सबसे पहला क्या करेगा, सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एंडोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, ठीक है ना। जो इंटरसेलुलर जंक्शंस होते हैं उनके फॉर्मेशन में काम आएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंटली सेल डिवीजन में हेल्प करता है क्या, सेल का फ्लूइड नेचर होना, ठीक है ना। अब हमने देखा था कोलेस्ट्रॉल, देखो कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करी थी कि नहीं करी थी हमने, ये वाला, ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है ना, ये क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल है। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या क्या करेगा उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि इसके क्या फंक्शंस हैं वो हम बात करेंगे। तो देखिए ये क्या करेगा, जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी स्टेबिलिटी में बहुत हेल्प करेगा, यानी कि सेल को वो हल्का सा रिजिड बना के रखेगा, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देगा वो, क्लियर। अब कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, और हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होगा और यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो हम कह रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, एब्सेंट है, तो फिर उसकी जगह पर स्टेबिलिटी के लिए सेल के अंदर क्या है जो उसको स्टेबल करके रखेगा। हम बात करें उसके अंदर है हैपेनॉइड्स, जो कि हम क्या कह रहे हैं कि जो हैपेनॉइड्स हैं बच्चे, वो सेल की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है ना। हमने पढ़ लिया फॉस्फोलिपिड, देन उसके बाद सेकंड है प्रोटीन्स। तो मैंने आपको बताया था, देखिए सेल प्रोटीन के बारे में, देखो ये वाली चीज़, ये क्या है, प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ठीक है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोटीन है वो 2 तरह की होती है, ठीक है ना। अगर पार्शियली बरीड है, यानी कि पार्शियली दसी हुई है, आधी दसी हुई है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है ना। इंट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर ही ये चीज़ें आती हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इंट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर ये समझ में आती हैं, ये वाली, तो ये पार्शियली बरीड होंगी। और इंटीग्रल प्रोटीन बात करें तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर दसी हुई होगी। 2 तरह की प्रोटीन हमने बात कर ली, एक इंटीग्रल प्रोटीन और एक पेरिफेरल प्रोटीन, क्लियर। एक हम चीज़ बात करते हैं कि जो सेल सरफेस के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बात समझ में आई कि नहीं आई, उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या फैसिलिटेट करेंगे, वो एक उसके अंदर रिसेप्टर होंगे, वो डिनोट करेंगे कि जो स्पर्म और सेल है,
यानी कि हम कहते हैं ना कि जो ह्यूमन का स्पर्म ही ह्यूमन के एग को फर्टिलाइज कर पाएगा, तो ह्यूमन का स्पर्म ह्यूमन के एग को ही फर्टिलाइज इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके ऊपर यानी कि ओवा के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं, और वो उन रिसेप्टर की वजह से उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन में बहुत प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करती है। आपने सुना होगा एबीओ ब्लड ग्रुप, तो उसके लिए हम बात करें कि जो एंटीजन एंटीबॉडी होती है और ब्लड के अंदर एंटीजन वाला फंक्शन जो होता है, उसके लिए भी सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है ना। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। क्लियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उनका टाइप है 30, लगभग 30 प्रकार के जो एंजाइम्स हैं वो मिलेंगे आपको कहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है एटीपीएज। ठीक है ना, कौन सा है, एटीपीएज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बच्चे हेल्प करता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, बात समझ में आई। लेकिन अगर किसी भी पोजीशन में हमको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में हमको क्या कराना पड़ जाए, हमको बच्चे मूवमेंट कराना पड़ जाए, तो वहाँ पर एटीपी की ज़रूरत होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, एटीपी की ज़रूरत होगी, तो उस एटीपी की ज़रूरत होगी वहाँ पर, तो वहाँ पर एटीपीएज एंजाइम काम करेगा, किसमें हेल्प करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक पॉइंट ये भी आता है कि बच्चे जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है किसके ऊपर, आउटर सरफेस के ऊपर। ठीक है ना, कुछ में तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो गया आउटर सरफेस के ऊपर, जिसको कि हमने क्या बोला है, स्पेक्ट्रिन बोला है। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन, इसके ऊपर कुछ लगी हुई होती है क्या बच्चे, हम बात करें किसकी, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन की, और किसी पे नहीं लगी होती है, तो ये क्या हो जाता है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर किसकी वजह से होता है, उसके ऊपर लगी हुई कार्बोहाइड्रेट की वजह से और स्पेक्ट्रिन प्रोटीन की वजह से। भाई दोनों साइड अगर कार्बोहाइड्रेट लगते या दोनों साइड स्पेक्ट्रिन लगती तो सिमेट्रिकल होता। एक साइड कार्बोहाइड्रेट लग रही है और एक साइड हम बात करें इनर पोर्शन में, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या लग रही है, स्पेक्ट्रिन लग रही है, तो ये तो सीधी सी बात है ना कि क्या हो गई, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया। थैंक यू।